नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिलासपुर शहर में बहने वाली अरपा नदी को बचाने और इसमें पानी बना रहे, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यह अरपा नदी के शिव घाट पर बनाया जा रहा दूसरा बैराज है। इस पर एक पुल भी बनाया गया है और ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए वैकल्पिक मार्ग भी बनाया जा रहा है। और इस पूरे मामले पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बिलासपुर में बहने वाली अरपा नदी को बचाने और इसमें पानी बना रहे, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं अरपा नदी के शिव घाट पर दूसरा बैराज बनाया जा रहा है। इस पर एक पुल भी बनाया गया और ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए वैकल्पिक मार्ग भी बनाया जा रहा है। विगत कुछ महीने पहले अरपा रिवर व्यू बनाकर आकर्षक स्थल का निर्माण किया गया, जिसके दोनों ओर सड़क बनाकर वैकल्पिक मार्ग और पर्यटन स्थल विकसित किया गया है। इस बैराज को अब तक पूरा हो जाना था, लेकिन कुछ कारणवश अब यह विलंबित होता जा रहा है। इस बैराज के दोनों तरफ से सड़क मार्ग बनाकर कोनी पेंड्री हाईवे से जोड़कर सीमाप्त मार्ग से आने वाले वाहनों को बाहर से ही निकल जाने की सुविधा उपलब्ध हो जाती और सरकंडा रतनपुर से आने वाले भी शहर से बाहर ही निकल जाते। लेकिन रसूखदार लोगों के अतिक्रमण को बचाने और पूर्व में किए गए नदी के विशाल किनारों के बेजा कब्जा को बचाने शिव घाट सरकंडा के एक और की सड़क मार्ग के ही बंद कर दिया गया है। वहीं इस विषय पर कई बार आपत्तियां दर्ज कराई गई और संबंधित मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक से पूछा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और तमाम पर्यावरणीय नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य किया जा रहा है। अत्यंत रेत उत्खनन और पक्के निर्माण और सीवर नालों को सीधे अरपा नदी में प्रवाहित कर पूरी नदी को एक बड़े गंदे नाले में तब्दील कर दिया गया है। हालांकि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट लगातार इस विषय पर सरकार से सवाल कर रहा है। बैराज शहर के 4-5 बड़े नालों को सीधा छोड़ा जाएगा ताकि उसका पानी, जो बारिश का पानी है और जो शहर का पानी है, वो आके नदी में गिरे। लेकिन इस बार ध्यान ये दिया जा रहा है कि इस नदी में जो पानी गिरे वो ट्रीटमेंट होकर के गिरे। तो इस बैराज के पीछे एक पूरा ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है, जिसमें पहले सीवरेज का पानी आएगा, शहर का जो भी गंदा पानी है, वेस्ट पानी पहले इसमें आएगा, जहाँ से उपचार होने के बाद वो इस बैराज में गिरेगा और उस पानी को रोका जाएगा। बैराज के किनारे किनारे 2 वाल भी बनाई जा रही है, रिटेंशन वाल भी बनाई जा रही है और एक बड़ा सा नाला भी बनाया जा रहा है, ताकि ये जो पानी है वो नाले के साथ 1 किलोमीटर की दूरी पर एक और वैकल्पिक मार्ग भी बनाया जा रहा है और इसको कोनी बाईपास पुल से जोड़ा जाएगा, ताकि जो शहर के अंदर वाहन आ रहे हैं शहर के अंदर नहीं आएंगे। रतनपुर की ओर से आने वाले वाहन यहीं से घूम करके सेंद्री बाईपास से रतनपुर कोनी होते हुए निकल जाएंगे। इस तरह एक तो सुगम यातायात व्यवस्था भी होगी और 12 महीना पानी यहाँ पर जल का भराव होगा। एक बैराज ये है, इसके 1 किलोमीटर की और बैराज है और एक 2 मुहाने पर एनीकट है। धीरे धीरे सभी नदियों पर एनीकट और कोशिश की जा रही है कि अरपा नदी पर वैसे 2-3 किलोमीटर ये चौथा ब्रिज भी बन है और इस बैराज बनना है। इस बैराज के बनने से अरपा में 12 मास पानी रहेगा। इसे पिछले 3 साल में बच जाना चाहिए था, लेकिन काम इसका रुक हो रहा है। इसके दोनों ओर कनेक्टिंग सड़क बनने पर न तो अभी सड़क का दबाता है और न दूसरा छोर चालू किया गया है। ये काम पिछले कई दिनों से बंद था, अब जाके शुरू हुआ है और अब बरसात आने वाली है। कुछ दिन काम और चलेगा और उसके बाद काम पर सही व्यवधान आएगा। जैसे अरपा की रेत को खोद करके अरपा का पूरा बेड जो है वो छीण कर दिया गया है। इसीलिए इसके ऊपर एक ये बैराज बनाया जा रहा है। बैराज के साथ एक पुल बनेगी, पुल के साथ एक कनेक्टिंग रोड बनेंगे। करोड़ों रुपए की इस योजना से न सिर्फ बिलासपुर को यातायात के लिए अतिरिक्त सुगम मार्ग मिलेगा, एक पुल मिलेगी और 12 महीना पानी मिल सके ऐसा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हर योजना जो अपने तय समय से विलंब होती चली जा रही है, उसमें और भी 500 से 1000 करोड़ लग जा रहे हैं और यही एक चिंता का विषय है। धीरे धीरे उसको पार्ट के ऐसा कर दिया गया है जब वो 1000 मीटर के भी आसपास का उसका पार्ट नहीं रह गया है। बारिश में पानी रुका रहे और ये अपनी तटों पर न तोड़े, शहर के अंदर न घुसे, तो 2 वाल भी बनाई जा रही है। पर्यावरण के नियम के हिसाब से वैसे
2 वाल की तो मना ही है, लेकिन रोड का क्षरण न हो, इस ढंग से दिशा दी जा रही है ताकि पानी उसका सीधा बहे। अधिकतम करें कि ऐसे जनहित के कार्य जो समय पर पूरे हो जाने चाहिए थे, समय पर 2 से 3 गुनी हो रही है, और लोगों को जो लाभ बहुत पहले मिलना चाहिए उसमें विलंब होते चले जा रहा है, लागत बढ़ते चली जा रही है। काम के प्रति जो लोगों में एक उत्साह, एक जो सिस्टम और एक जो मिल पाता है, और जब ड्राइंग डिजाइन की जाती है तब इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि पहले मार्ग को डेवलप करना चाहिए, फिर चीजों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। इस बैराज के उस और मार्ग धीरे धीरे प्लान किया जाता है, तो ये मुख्य मार्ग होने से ये जो वैकल्पिक मार्ग किया हुआ है, जहाँ से भारी वाहन आगे से गुजरने लगते हैं और इस पुल का उपयोग भी हो जाता है, इस मार्ग का उपयोग भी हो जाता है। लेकिन जब इस बैराज को ड्राइंग डिजाइन किया गया तो बैराज के इस तरफ उस मार्ग को पूरा छोड़ दिया गया है, जो आधा वहां पर इस साइड में ब्लॉक कर दिया गया है और इधर काम हो रहा है। ये काम 3 साल के अंदर यानी 2025 तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन ये काम अभी भी लगभग 40% हुआ है, 60% काम और बचा हुआ है। अगर आज भी वैकल्पिक मार्ग को पूरा बना करके खोल दिया जाए तो इस पुल का उपयोग भी होने लगेगा, भारी वाहन दर्शाने जाने लगेंगे, तो बैराज के विषय में लोग जागरूक होंगे। इस प्रकार बैराज के निर्माण हो जाने से यातायात सुगम हो जाएगा और पूरे साल पानी का भराव रहेगा। अत्यंत रेत उत्खनन और पक्के निर्माण तथा शिविर नालों को सीधे अरपा नदी में प्रभावित कर पूरी नदी को एक बड़े गंदे नाले में तब्दील कर दिया गया है। हालांकि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट लगातार इस विषय पर सरकार से सवाल कर रहा है। अब देखना ये होगा कि इस निर्माण कार्य का कब तक पूरा किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। खबर दुर्ग से है, जहां नगर निगम में सफाई कर्मचारियों का आक्रोश उस समय फूटा जब आपको बताते चले कि उन्हें 2 महीने से वेतन नहीं मिला और इससे नाराज कर्मचारियों ने निगम के मुख्य गेट के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए यहां पर जमकर नारेबाजी की और शहरी सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया है। इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारी शामिल हुए और उन्होंने काम बंद कर निगम परिसर का घेराव किया। तो वहीं दूसरी ओर दुर्ग की महापौर अलका बागमार ने कर्मचारियों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कर्मचारियों का कोई वेतन बकाया नहीं है। बिना बात किए देखिए उनको बुलाया गया है कि आप आ जाइए भाई, हम बात करने को तैयार हैं, पर वो शायद कुछ खास विषय ना हो, हड़ताल में बैठने का ऐसा कोई मुद्दा ना हो जिसको यहाँ रख सके, इसलिए भी नहीं आ रहे होंगे। नहीं, देखिए ये नगर निगम का योजना नहीं है, मणिकंचन योजना है, ये केंद्र की योजना है और इस योजना पे लगभग सभी नगर निगम पहले से काम कर रही है। 2-3 नगर निगम था जो काम चालू नहीं किया था और इसको करना ही था, तो ये काम चालू हुआ है। अब दिक्कत ये है, दिक्कत नहीं, देखिए काम भी उनको वही करना है, रिक्शा जो कचरा उठाते थे तनख्वाह भी उनको वही जाना है, जबकि तनख्वाह 50 रुपए और बढ़ गया है, सारा चीज वही है। पर ये समझ में नहीं आ रहा है अब ये है कि 5 दिन से अधिक यदि कोई अब्सेंट करता है तो उसका पैसा कटेगा। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि काम वही है, पैसा वही है, प्लस 50 रुपए बढ़ ही गया है, पर उसे इनको तकलीफ किस बात की है? नहीं, ये तो योजना में ही है, जो 5 दिन से ऊपर जो जिसका भी एब्सेंट है उसका कटेगा करके और कट के ही जाना है। अभी तक नहीं हो रही थी वही। हाँ, आपको क्या लगता है कि यही मुख्य वजह तो नहीं जिसकी वजह से मतलब रोड पे आए? देखिए भाई, यदि ये मुख्य वजह है तो इनको समझना पड़ेगा कि जो नियम है, जो केंद्र का नियम है, उस नियम को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए बातचीत होगी, समस्या का समाधान होगा। जी, यहाँ पर देखिए हड़ताल का समर्थन जितने भी कर्मचारी हैं, करीब 1200 प्लेसमेंट के हैं और एमसीसी है, काम तो सब बंद है और सबका समर्थन है। और हमारी नीति है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात प्रबंधन के सामने रखेंगे। प्रबंधन ने अगर कोई ऐसा असहयोगात्मक रवैया अपनाया तो उसके बाद का निर्णय हम लेंगे क्या करना है। लेकिन वर्तमान में जो सबसे मुख्य समस्या है वो ये है कि मिशन क्लीन सिटी योजना जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत संचालित होती है, 2017 से लेके आज तक
यहाँ दुर्ग निगम में इसके बीच कोई ठेकेदारी नहीं थी। अभी वर्तमान प्रबंधन और माननीय महापौर महोदया ने एक निर्देश जारी किया है, उनका भी ठेका दे दिया है एक लक्ष्मी महिला स्व सहायता स्तरीय समिति से। अब उनका करना है कि वो जो हमारे बहनें काम कर रही है, जो भी भाई काम कर रहे हैं, उनके वेतन में मनमानी कटौती हुई है। कुल 582 कर्मचारी हैं, जिसमें 467 का वेतन दिया गया है, वो भी आधा अधूरा। मई खत्म होने जा रहा है मार्च का, 115 कर्मचारियों का वेतन रोक के रखा गया है। अपनी नीयत स्पष्ट कर दें कि उनके साथ ये क्या करेंगे। जो 115 लोग हैं, ऑन रिकॉर्ड है, उनके पास भी है, हम भी बोल रहे हैं कि 582 में 115 जिनका वेतन ही नहीं दिया गया, और जो 467 का वेतन दिया गया, किसी को 2000, किसी को 6000, किसी को 7000, जबकि उनकी मानदेय राशि है 8000 रुपए। पहली चीज। दूसरी चीज की मानदेय श्रमिक को 8 घंटा कार्य नहीं ले सकते, और आपने 9 घंटे का शेड्यूल जारी किया है। आपने 4 घंटा इधर, बीच में 1 घंटा रेट, 9 घंटे का शेड्यूल जारी किया। मानदेय श्रमिक का आप ड्यूटी आवर निश्चित नहीं कर सकते। उनका जो काम है, एक वार्ड में डोर टू डोर कचरा कलेक्ट करेंगे, एसएलआरएम पॉइंट पे जाएंगे, छांटेंगे, वो 2 घंटे में कर लें, 4 घंटे में कर लें, काम खत्म। प्लेसमेंट कर्मचारियों के साथ उनको भी झाड़ू और नाली निकलवाते हैं, जो कि सरकार के गाइड रूल में साफ साफ प्रतिबंधित है। ये तमाम बहुत सारी चीजें हैं। चिकित्सा की बात है, इनको अगर कुछ हो जाए, प्लेसमेंट कर्मचारी के पास बीमा है, ईएसआईसी है, भविष्य निधि है, लेकिन इनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। अगर इनके पास कुछ हो जाए, एज पर गाइडलाइन ऑफ द गवर्नमेंट, हर 3 महीना में मेडिकल कैंप लगाना है। इन्होंने आज तक कोई मेडिकल कैंप नहीं लगाया। इनकी हर तरह के ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, बीपी टेस्ट, तमाम टेस्ट करने हैं। तो ये तमाम जो मनमानी चल रही है, एक तरह से गुंडागर्दी कह सकते हैं निगम प्रबंधन की, उसके विरुद्ध आज हमारा प्रदर्शन है। देश भर में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए दुर्ग जिले के जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने मेडिकल कॉलेज, सरकारी अस्पताल और संबंधित विभाग को एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके साथ जिले को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। कोरोना के मामलों को देखते हुए आइसोलेशन वार्ड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता, कोविड जांच केंद्र की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। इस बार भी हमारी पूरी तैयारी है। सभी संस्थाओं को, जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे यहाँ, जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, शंकराचार्य, चंदूलाल चंद्राकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, सभी को लेटर जारी किया गया। जितने नर्सिंग होम है उनको भी हमने लेटर जारी किया। जितनी हमारी संस्थाएं हैं, सीएससी, पीएससी, जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल और फील्ड लेवल से मुतालिन तक को हमने अभी लेटर जारी कर दिया। सबको बता दिया गया है कि कोविड जो है, जो हमारा पूर्व में जो था, 2 गज की दूरी बना कर रखना है, साबुन से हाथ धोना है, मास्क लगा कर रखना है, सैनिटाइज करना है, खांसते छींकते समय मुंह पे रुमाल रखना है, और जो डिस्पेंसिंग वाला है, कपड़ा क्लीनिंग का, हम कहीं से हॉस्पिटल वाले, हमारे जो भी बंधु है, नगर वाले या ग्रामीण वाले हैं, सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो जिस प्रकार हमने पूर्व में भी किए थे, जो बचाव और कोशिश किया था, वही चीज आज की स्थिति में भी हम करें। क्योंकि अभी जो गाइडलाइन जारी हुआ है, उसके आधार पे, जो प्राप्त सूचना के आधार पे, अभी कोविड का वेरिएंट जो है थोड़ा सा बदल गया है। NB 1.81 जिसका एक केस मिला था, और दूसरा LF जिसका 7 है, जिसका सब वेरिएंट है JN1, इसके भी केस मिले हैं। तो अभी ये कितनी खतरनाक है, संक्रामक तो रहेगा ही कोविड जो है, लेकिन कितनी घातक है इसकी जानकारी अभी आने के बाद ही बता पाएंगे। लेकिन जो भी केस है, हम कोई भी चीज को एकदम बारीकी से लेना है, क्योंकि किसी की जिंदगी मृत्यु का सवाल रहता है। तो सभी से मेरा पुनः अपील कि हमारी तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। ऑक्सीजन प्लांट है, जिससे मेडिकल कॉलेज में हमने बात किया है, 5 वार्ड है, जिसमें डेडिकेटेड 2 है 30 बेड का, और बाकी आइसोलेशन और एक ANC मदर के लिए, गर्भवती के लिए। और जिला अस्पताल में रेस्पिरेटरी सेंटर है, वहां भी हमने बात कर लिया। और सभी गवर्नमेंट संस्थाओं में इस प्रकार के उपचार की पूरी व्यवस्था हमारे द्वारा किया गया है।
केंद्र सरकार के द्वारा 2026 तक सभी फटाफट को बंद कर अंडर ब्रिज बनाया जाएगा, यानी कि जो फाटक है उसको बंद कर दिया जाएगा और जिससे ट्रेन आराम से आ जा सके। इसको लेकर स्टेशन पर और गौरी नगर में भी अंडर ब्रिज का काम चल रहा है, जो लगभग 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही मोतीपुर में भी छोटा अंडरपास बनाने की योजना चल रही है, जिससे लोग आराम से पैदल आ जा सकेंगे और इसे देखते हुए मोतीपुर का निरीक्षण भी किया गया है। राजनांदगांव शहर को लेके मैं हर बुधवार को सवेरे 1-2 घंटे निरीक्षण करता हूं। कुछ कार्योजना में आने वाले समय में बनाए हैं। एक जो महत्वपूर्ण विषय है, जो शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था, तो उसके लिए अंडरब्रिज एक काफी महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारे 2 अंडरब्रिजेस है, मैंने निरीक्षण किया है। होपफुली दिवाली तक हमारे दोनों अंडरब्रिजेस बन जाएंगे लगभग, क्योंकि अभी बारिश चालू होगा, इसकी वजह से पुशिंग नहीं हो पाएगा। अदरवाइज वो आने वाले 2 महीने का ही काम अंडरब्रिजेस में बचा है। तो हम लोगों का ये प्लानिंग है कि दिवाली तक हम लोग दोनों अंडरब्रिजेस को प्रारंभ करें। इसके अलावा तुलसीपुर में नया एक अंडरब्रिज प्रस्तावित है, तो उसकी जो ड्राइंग्स है वो पेडेस्ट्रियन के लिए है, जिसमें सीढ़ियां के लिए ये लोगों को बनेगा। तो उसमें हमने जो उनके जो चीफ इंजीनियर है जो नागपुर में बैठते हैं, उनसे चर्चा की है कि क्या उसको हम लोग लाइट मोटर व्हीकल या एटलीस्ट बाइक, छोटे बाइक्स के लिए कर सकते हैं क्या। तो इसमें चर्चा जारी है, क्योंकि अगर ऐसे कोई भी संरचना बनती है तो उसमें एक स्लोप चाहिए होता है। तो अगर वो स्लोप मिलेगा तो हम लोग उसको पेडेस्ट्रियन की जगह छोटे बाइक्स या एलएमवी के लिए कर सकते हैं। उसका सर्वे जारी है, उसमें जो भी अंतिम निर्णय होगा वो आप सभी लोगों को अवगत कराया जाएगा। ब्लॉक धमधमा में डायबिटिक्स और रेटिनोपैथी शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ऑन हेड फंड्स कैमरों का उपयोग किया जा रहा है। बताते चले कि कैमरा पूरे दुर्ग जिला में जिसकी कीमत 5 लाख से अधिक है। इस पर डॉक्टर संगीता भाटिया, डॉक्टर कल्पना अग्रवाल की टीम शामिल होंगी और इसके साथ ही रेटिना मरीजों की जांच कर रायपुर में आगे के इलाज के लिए भेजा जाएगा। दुर्ग जिले में मात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धमधा को ही डायबिटिक रेटिनोपैथी जांच शिविरों का आयोजन का शासन द्वारा अनुमति मिली है और पूरे दुर्ग जिले में धमधा ब्लॉक को ही सर्वप्रथम चयन किया गया है। और वहां पर मैं वीएस राव वरिष्ठ नेत्र सहायक अधिकारी और श्री संतोष सोनवानी जी, जो दिल्ली से ट्रेनिंग लेकर के आए हैं, उनके द्वारा फंडस मशीन के द्वारा जांच किया जा रहा है। और वहां पर लगभग हमारे 7 शिविर हो चुके हैं। प्रत्येक शिविर में 20-22, 10-15 मरीज मिल रहे हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी के कारण जो रेटिना में चेंजेस आ रहे हैं, उन मरीजों को जिला चिकित्सालय दुर्ग लाकर डॉक्टर संगीता भाटिया मैडम को दिखाना है। ये उनका स्क्रीनिंग वगैरह करके जो भी आवश्यक होंगे उनको हम मेकारा रायपुर मैडम भेजेंगी आगे के ट्रीटमेंट के लिए। और वहां पर उन शिविरों में जो मोतियाबिंद के प्रकरण मिल रहे हैं, जैसे कोरिया में हमारे 24 मरीज मिले, 12 मरीज आए। आज उन लोग का लगभग 10 लोगों का ऑपरेशन डॉक्टर संगीता भाटिया मैडम नोडल अधिकारी द्वारा सफलतापूर्वक किया गया है। और ये सभी मरीजों को खंड चिकित्सा अधिकारी महोदय हमारे डॉक्टर टीपी ठाकुर सर विशेष वाहन उपलब्ध कराए, मरीजों को लेकर आए और आज ऑपरेशन के पश्चात इनको वापस उनके घर भेजा जा रहा है। और सभी की आंखों का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ है और ये सभी लोग बेहद खुश हैं। इस मशीन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो हम लोग रेटिना का जांच करने के लिए आंखों में दवाई डालकर पुतली फैलाकर जांच करते हैं और उसके बाद 1-2 घंटे में जांच का पूरा प्रक्रिया पूरी होती है। उसके पश्चात 1-8 दिन तक के मरीज को भी तकलीफ होती है। लेकिन ये जो मशीन है लगभग 5 लाख से अधिक रुपए की है। छत्तीसगढ़ से एक ही मशीन उपलब्ध हुई है और इस मशीन के द्वारा मात्र 3 मिनट में दोनों आंखों का जांच अभी हम लोग कर रहे हैं और तुरंत रिपोर्ट वहां पर उपलब्ध हो जाती है, उसकी फोटो निकल जाती है और उसको हम स्क्रीनिंग के लिए डॉक्टर संगीता भाटिया मैडम के पास पहुंचा देते हैं। और ये पूरा जो हमारी योजना चल रही है, हमारे मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी महोदय डॉक्टर मनोज दानी सर के मार्गदर्शन में हम लोग पूरे
धमदा ब्लॉक में संपादित कर रहे हैं। जिला दुर्ग में WHO द्वारा फंडस कैमरा धमदा ब्लॉक में डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग के लिए प्रदान किया गया है और धमदा ब्लॉक के ही नेत्र सहायक अधिकारी संतोष सोनवानी को इसका प्रशिक्षण भी दिया गया है। धमदा ब्लॉक के पूरे फील्ड में डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग के लिए फंडस कैमरे का यूज करके डायबिटिक रेटिनोपैथी अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली ट्रीटमेंट के लिए प्रोग्राम चलाया गया है। इसमें धमदा ब्लॉक के मेडेसरा, रौंदा, धमदा, कोडिया, जरवाया, बरहापुर, हिर्री, अहिवारा में स्क्रीनिंग कैंप किया जा चुका है। आज 28 तारीख को पंचदेवरी में डायबिटिक रेटिनोपैथी का स्क्रीनिंग कैंप अभी संपादित है और इसमें शुगर के पीड़ित मरीजों का फंडस कैमरे द्वारा रेटिना चेंजेस को अर्ली डिटेक्ट किया जाता है और अगर किसी मरीज को रेटिनोपैथी चेंजेस पाई जाती है तो फिर उनका आगे मेकाहारा में ट्रीटमेंट किया जाए। पहले ये मशीन नहीं थी तो मरीजों को किस तरह की तकलीफ होती, किस तरह से आप लोग ट्रीटमेंट करते थे? फंडस कैमरा का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये मरीज की प्यूपिल को बिना डायलेट किए डायरेक्ट रेटिना का फंडस का पूरा पिक्चर लेता है और नॉर्मल केसेस में हम ओपीडी में मरीज को बुलाकर उसका प्यूपिल डायलेट करवाते हैं और पुतली फैलाने के बाद हम उसका फंडस परीक्षण करते हैं, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। फंडस कैमरे में वो तुरंत रेटिना का फोटो लेता है और उसको हम लोग फिर रीड करते हैं। दुर्ग जिले में कितनी मशीन उपलब्ध की गई WHO द्वारा? दुर्ग जिले में WHO द्वारा फील्ड में कैंप पे स्क्रीनिंग करने के लिए एक ही फंडस कैमरा जो प्रशिक्षित नेत्र सहायक अधिकारी है संतोष सोनवानी को ही प्रदाय किया गया है। आगामी दिनों में क्या आप WHO द्वारा और इस मशीन के लिए मांग करेंगे? ये WHO का पायलट प्रोजेक्ट है और अभी फिलहाल धमदा ब्लॉक में ये कंडक्ट हो रहा है। आने वाले दिनों में स्पष्ट क्लियर होगा। अभी इस ब्लॉक को पूरा कंप्लीट करना है। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर संगीता भाटिया, नोडल अधिकारी NPCB एंड BI जिला दुर्ग में कार्यरत हूँ। ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम की मॉनिटरिंग कर रही हूँ। बालोद में सुशासन तिहार के तहत प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री विष्णु साय जो हैं वो शामिल हुए हैं। प्रेस वार्ता में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रेस मीडिया के प्रिंट मीडिया के सभी बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी भी उपस्थित हैं। हमारे CM सेक्रेटरी श्री बसव राजू जी भी उपस्थित हैं, इनका भी स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं कि अभी हमारे प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है। 8 अप्रैल से इसका शुभारंभ हुआ है और 31 मई तक चलने वाला है और ये 3 चरणों में चल रहा है। और सुशासन तिहार के प्रचार प्रसार में मीडिया जगत का भी, आप सब लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए भी आप सभी बंधु धन्यवाद के पात्र हैं। और सुशासन तिहार में जो पहला चरण चला 8 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक, इसमें हमारे अधिकारीगण लोगों के बीच में सुझाव पेटी के साथ जाकर उनकी समस्याओं को आवेदन के रूप में लेने का काम किए। ऑनलाइन भी समस्याएं लिए और कुल 40 लाख से ज्यादा आवेदन पत्र सुशासन तिहार के प्रथम चरण में मिले और द्वितीय चरण में
12 अप्रैल से लेकर 4 मई तक हमारे अधिकारियों ने इन समस्याओं का समाधान का प्रयास किया और 5 मई से ये तृतीय चरण चल रहा है। और तृतीय चरण में एक तो हम स्वयं, हमारे दोनों डिप्टी सीएम, हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, विधायकगण और हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, कहीं औचक भी जा रहे हैं बिना बताए, और वहां पर लोगों के बीच में चौपाल लगाकर उनसे बातचीत कर रहे हैं। सरकार की योजनाएं उन तक किस हद तक पहुंच रही हैं, राशन पहुंच रहा है कि नहीं, उनके गांव में बिजली रहती है कि नहीं, आपका स्कूल में शिक्षक आते हैं कि नहीं, पटवारी आता है कि नहीं, ये सारी बातें उनसे, महतारी बंधन का पैसा समय पर मिलता है कि नहीं, प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं कि नहीं, ये सब सारी जानकारी ले रहे हैं और बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। और समाधान शिविर का भी आयोजन कर रहे हैं क्लस्टर में, कहीं 8 पंचायत, कहीं 10 पंचायत, कहीं 15 पंचायत, ऐसा मिलाकर एक समाधान शिविर भी आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हमारे अधिकारी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं, जनता को उनके उस क्लस्टर में कितनी समस्याएं, कितनों का समाधान हुआ, ये पूरा रिपोर्ट कार्ड हमारे अधिकारी ये तीसरे चरण में दे रहे हैं। और हम रोज करीब 2 से 3 जिला जा रहे हैं और जो अंतिम जिला होता है वहां पर मतलब 2-3 जिले का समीक्षा बैठक लेते हैं, जिसमें बिंदुवार चर्चा होती है। और मैं 26-27 जिलों के 28 या 28वां जिला आज बालोद का हो गया, तो इसमें जो अनुभव मिला है और जो लोगों के बीच में जाकर उनसे फीडबैक लिए हैं, उससे मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता ने जिस विश्वास के साथ हम लोगों को सरकार में बैठाया है, तो हम लोग उनके विश्वास में खरा उतरने का जो। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।